नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वक्फ बिल लोकसभा ट्रेंडिंग मामला है। सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी है पिछले एक साल से, जब से मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 टेबल किया 8 अगस्त 2024 को। तब से देश में दो नैरेटिव संसद से सड़क, पार्लियामेंट से पेवमेंट तक सनसना रहे हैं। एक इंडिया ब्लॉक और AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का कि यह बिल संविधान और मुसलमानों के खिलाफ है, माइनॉरिटी के हक का कत्ल है। बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। दूसरा है जो कि सरकार और बीजेपी और उसके सहयोगी चला रहे हैं कि मौजूदा वक्फ का स्वरूप मुसलमानों के भी खिलाफ है और मौजूदा वक्फ सिस्टम देश के विधान में एक बेलगाम विधान है। यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कहने को मामला है 8.7 लाख प्रॉपर्टीज जो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है, यानी देश में आर्मी और रेलवे के बाद सबसे बड़े जमीन का मालिकाना हक का मामला है। मगर इसे जमीन का विवाद न मान लें, महज यह उससे बहुत बड़ा मामला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहे हैं कि इस बिल पर उनका जो स्टैंड है उसका कोर देश की बेहतरी है। मगर ये एक मिनट मत भूलिएगा कि यह बवंडर राजनीति की राह पर दौड़ रहा है। इस राजनीति के तंदूर में दो बड़े वोटिंग वर्ग हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। वक्फ पर बहस, पार्लियामेंट में डिबेट, इनमें खूब सियासी इशारे हैं। आप जिस्ट के साथ हैं यह समझने के लिए कि क्या इशारे हैं। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। बिल पर दोपहर 12 बजे लोकसभा में डिबेट शुरू हुई। बिल पेश करते हुए मोर्चा संभाला सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। इसमें भी इशारे हैं। रिजिजू का जन्म हुआ 19 नवंबर 1971 एक बुद्धिस्ट परिवार में, नाखू गांव में, जो नाफरा शहर के पास है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश का। यानी बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का सदस्य बिल पेश कर रहा है, कोई बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति नहीं। यह भी इशारा देखिए। दिल्ली के हंसराज कॉलेज और फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़े रिजिजू अंग्रेजी में सिद्धस्थ हैं, मगर हिंदी में भाषण देकर बिल सदन में पेश किया। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। बिल 1995 के वक्फ एक्ट को अमेंड करेगा। इसे अगस्त 2024 में पार्लियामेंट में, जैसे मैंने कहा, पेश किया गया था और फिर एक JPC में भेज दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के जगदंबिका पाल ने की। उनकी कमेटी में विपक्ष ने जमकर हल्ला काटा। TMC के कल्याण बैनर्जी ने तो तैश में आकर कांच की बोतल फेंक अपने हाथ में घाव सह लिया। सस्पेंड भी हुए। रिपोर्ट से विपक्ष को एतराज था। सरकार ने ज्यादातर रिकमेंडेशंस उस रिपोर्ट की मंजूर कर ली। बिल का नाम भी नोट करने लायक है। किरण रिजिजू ने उसे उम्मीद बुलाया, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट।
ये दर्शन के लिए ये बिल वक्फ के मैनेजमेंट और एफिशिएंसी, यानी ये दिखाने के लिए तो बिल वक्फ के मैनेजर और एफिशिएंसी को दुरुस्त करने की उम्मीद से लाया गया है, ये दर्शा रहे थे किरण रिजिजू। अब एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं कि 1995 और 2013 के मुकाबले इस बिल में अलग क्या है। तो एक कंपैरिजन करते हैं 95 और 2025 के दोनों स्वरूपों का। तो पहला है वक्फ के हक किसे हैं, वक्फ का हक किसे है। तो 1995 का एक्ट कहता है वक्फ कोई भी कर सकता है। 2025 का बिल में याद करता है कि 5 साल से जो इस्लाम मानने वाला हो वो वक्फ कर सकता है, कोई नौसिखिया नहीं। प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक हो उसका जो वक्फ कर रहा है, उसको परिवार का हक देने के बाद वो वक्फ कर सकता है। यानी महिला, परिवार की पत्नी, बेटे, इनहेरिटेंस, ये जितने इशू हैं ये जब सेटल हो जाएंगे तब वो वक्फ कर सकता है, यानी एक लेयर आ गई है। उसके बाद दूसरा कंपैरिजन है कि वक्फ बोर्ड के हक क्या होंगे। 1995 का जो एक्ट है वो कहता है कि वक्फ बोर्ड तय करेगा कि प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ है। 2025 का बिल कहता है कि वक्फ बोर्ड को यह हक छीन लिया जाएगा। उसके बाद अगला मामला आता है वक्फ बोर्ड के गठन का, वो बहुत पेचीदा मामला है। 1995 का एक्ट कहता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम्स होंगे। 2025 का जो बिल है सरकार लेके आई है वो कहती है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 सदस्य होंगे। 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से, 2 महिला अनिवार्य, 4 गैर मुस्लिम, 3 सांसद, 2 पूर्व जज होंगे। एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी जो विभाग का है वो होगा। स्टेट वक्फ बोर्ड की भी बात हुई है, उसमें 11 सदस्य होंगे। 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते उसमें, लेकिन कंटेंशियस इशू यह है कि गैर मुस्लिम लाए गए हैं। उसके बाद अगला इशू आता है कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन होगा, यह भी एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है। 1995 का जो एक्ट था, सुन्नी और शिया के लिए अलग बोर्ड थे। शिया बोर्ड को 15% की प्रॉपर्टी या इनकम में शेयर मिलता था। आगा खानी और बोहरा मुस्लिम जो हैं उनके लिए अलग बोर्ड थे। 2025 के बिल ने इसको पलट दिया है साहब, शिया, पसमंदा, बोहरा मुस्लिम भी इसमें शामिल होंगे। यानी जो अलग अलग समुदाय हैं, जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं जैसे, वो सब अब इसके सदस्य बन सकेंगे। अगला मामला जो है 1995 का एक्ट कहता है कि राज्य सरकार को ऑडिट का एक हक है, एक्सरसाइज हो या ना हो। 2025 का बिल क्या कहता है कि केंद्र को कानून बनाने का हक है, रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और क्रियान्वयन का। वक्फ के अकाउंट का ऑडिट हो सकता है सीएजी या किसी और संस्था के द्वारा। 1995 का एक्ट कहता है कि वक्फ बोर्ड के फैसले फाइनल हैं, उसके आगे कोई जिरह अपील नहीं है। कोर्ट का रास्ता बंद रहता है। पुराने कानून कहता था कि हाई कोर्ट की जो सुओ मोटो जांच की पावर है वो है, मगर ऐसा नहीं है कि आप अपील करने चले जाएं। 2025 का बिल कहता है कि अब ट्राइब्यूनल के जो फैसले होंगे वो फाइनल नहीं होंगे। 90 दिनों में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, यानी कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो इधर आ गया है। उसके बाद जो की फीचर देख लेते हैं कि जो 2025 का जो वक्फ बिल है उसके की फीचर क्या है। वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज, बिल से पहले की जो वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी थी वो वक्फ की ही रहेंगी, अगर कोई डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूटेड अगर है तो उस पर बात आगे बढ़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर के सरकार ये आश्वासन देती रही हाउस में भी, और इस बिल से जब उसने तमाम गुटों से बात करी है, मुस्लिम समुदाय के और या लीगल एक्सपर्ट से, कि ये मामला रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी जो पूरा पीछे हो गया वो हो गया, जो जिसकी है वो उसकी है। प्रोस्पेक्टिव होगा, आगे आने वाले दिनों में होगा, बारिंग जहां पे डिस्प्यूट है। डीएम से ऊपर का अफसर जांच करेगा। पहले यह था कि डीएम जांच करेगा, तो आपत्ति जताई गई कि डीएम क्यों जांच करेगा, क्योंकि डीएम ही तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है और वही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में है और डीएम जांच करेगा। तो अब उनसे सीनियर अफसर करेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के हक के मामले कोर्ट जा सकेंगे, चाहे 6 महीने बीत चुके हों। वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 सदस्य होंगे, एक्स या एक करंट डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो चेयरमैन होगा। अब इतने सारे बदलाव एक साथ हो गए, संसद में इस पर जमकर बहस हुई, विपक्ष खूब बरसा, मुसलमान के खिलाफ है बिल, आरोप लगाया, संविधान के खिलाफ है ये बिल, सरकार मनमानी कर रही है, तमाम तरह के आरोप लगे। 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है
कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नीयत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। Government has occupied the property. Nothing is there. And in Rajasthan, it is a cases, extreme cases. 80% of the property of the Rajasthan, Waqf property has been occupied by the Rajasthan government itself. अब पार्लियामेंट चलती है नंबर से, यानी कुल मिलाकर के चाहे सही बात हो या गलत बात हो, पार्लियामेंट में जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी बिल पे हिस्सेदारी। नंबर गेम देख लेते हैं एक बार। नंबर गेम जो है ये बहुत बढ़िया था और इससे क्लियर हो गया था कि ये बिल को बीजेपी को पास कराने में सरकार को मुश्किल नहीं होगी। हाउस की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की 542 है, उसको पास कराने के बिल को पास कराने के लिए 272 चाहिए थे, एक सीट वेकेंट है। अब यहां पे एनडीए के नंबर देखें, यानी सरकार के नंबर देखें, तो एनडीए के प्लस, यानी एनडीए प्लस कहता हूं मैं, 293 सांसद थे। बीजेपी के 240, टीडीपी जैसी पार्टी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना 7, ये एकनाथ शिंदे की पार्टी एलजेपी आरवी उसके 5, आरएलडी, जेडीएस, जनसेना पार्टी, इनके 2 एमपी हैं अलग अलग। इसके अलावा 6 और हैं एमपी अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों के, 6 पार्टियों के 6 एमपी, उनके एक सांसद है, तो ये सारे उनके साथ हैं। अब एनडीए का जो नंबर गेम है उसमें संशय ये था कि टीडीपी और जो जेडीयू हैं, इन पार्टियों को मुस्लिम्स वोट देते हैं आंध्र प्रदेश में और बिहार में, तो ये क्या पार्टियां ऐसे बिल का जिसको कि मुस्लिम्स और पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संस्था एंटी मुस्लिम बुला रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर उनका समर्थन जैसे है तो एनडीए के लिए ये संख्या बढ़ जाती है, 293 रहती है क्योंकि एनडीए के सहयोगी हैं। लेकिन वाईएसआरपी जैसी पार्टियों को अगर नंबर मिल जाते हैं, उनके 4 एमपी और भी हैं, देखना यह है कि किसने किसको वोट दिया। दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है, विपक्ष है, इंडिया ब्लॉक प्लस उसको मैं कहता हूं, उनके पास 235 सांसद हैं। कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 28, डीएमके 22, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन 9, एनसीपी शरद पवार 8, सीपीआईएम 4, आरजेडी 4, आप, जेएमएम, आईयूएमएल इनके 3 एमपी हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, और इस तरह से छोटी पार्टियों के और 13 सांसद हैं। अब इंडिया ब्लॉक के लिए क्या सिनेरियो है कि अगर एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी जैसे जो लोग हैं, अगर वो बिल को विरोध ही कर देते हैं, जैसे इनके साथ रहते हैं इंडिया ब्लॉक के साथ, तो 237 की संख्या हो जाती है। तो यानी कुल मिलाकर के ये बहस के दौरान पहले ही साफ हो गया था लोगों के बयानातों से कि बीजेपी को अपने 2 मुख्य सहयोगी जो अपने राज्यों में मुस्लिम वोट के दावेदार हैं, वो पट गए हैं। अब देख लीजिए कि ये किससे इशारा हुआ कि जेडीयू और टीडीपी के नेता जो बोले वो क्या बोले। राजीव रंजन थे जेडीयू से और केपी तनेती थे टीडीपी से। ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है। In the interest of the Muslim women, in the interest of the Muslim youth, in the interest of the Muslim downtrodden, hoping that the earlier suggestion of giving flexibility to the state governments will be considered, will be taken into consideration while framing the rules of the Act, we support the Waqf
Amendment Bill 2025. ये नंबर गेम देखते हुए और जेडीयू टीडीपी जैसी पार्टियों का जो स्टैंड रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि राज्यसभा में भी सरकार को इस बिल को पास कराने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इतनी लंबी कहानी का एक राजनीतिक सार भी है और उसके कोर में है वोट बैंक जोड़ना, वोट बैंक तोड़ना और वोट बैंक को बरकरार रखना। पूरे दिन की बहस के बाद उसका लब्बो लुबाव है वो ये है। किरण रिजिजू जी का जो भाषण था, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो सबसे अहम था। वो बताता है कि बीजेपी किस दिशा में जा रही है, यानी बिल पास कराना चाहती है, मे बी मैनेजमेंट को ठीक करना चाहती है, वक्फ बोर्ड की एफिशिएंसी लाना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी चाहती है, हम उसको मान लें, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिक्स तो साहब जरूर होती है। तो बीजेपी ने इस बिल से कुछ राजनीतिक टेम्पलेट सेट किए हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बाद में बताइएगा कमेंट करके कि कितने सही हैं या गलत हैं। तो बीजेपी का एक गेम प्लान है पॉलिटिकल, गरीब मुस्लिम वर्सेस दबंग मुस्लिम, मुस्लिम क्लर्जी यानी जो उनके हाकिम हैं वर्सेस गरीब मुस्लिम। ये मुस्लिम समुदाय को इशारा है कि उन्हें उनके हक जो हैं वो उन्हीं के अपने वक्फ के जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करके उनके हक को मार रहे हैं, छीन रहे हैं। सुन्नी वर्सेस शिया, पसमंदा, बोहरा मुस्लिम, ये दूसरी टेम्पलेट है। ये मुस्लिम समुदाय की एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन है। बीजेपी की नज़र पसमंदा और बोहरा मुस्लिम वोट पर है। पार्टी जानती है कि सुन्नी और बाकी जो वोटर्स हैं मुस्लिम, वो उसके सख्त खिलाफ है, लेकिन उनको लगता है कि ये डोमिनेंट जो ग्रुप है मुस्लिम्स में, सुन्नीस का, उसके खिलाफ पसमंदा, बोहरा वगैरह को रैली किया जा सकता है और कुछ पिछले 1-2 साल में कुछ वोट उनको मिले हैं। अगला है पुरुष वर्सेस महिला मुस्लिम। ये भी इस बिल के अंदर उनके बयानात से आपको दिखाऊंगा कैसे सिद्ध होता है। ये कुछ सालों में दूसरा अटेम्प्ट है पुरुष वर्सेस महिला मुस्लिम का। पहला था ट्रिपल तलाक कानून, अगला है मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन वर्सेस सिख। ये माइनॉरिटी वोट में एक अलग आइडेंटिटी क्राइसिस करने की कोशिश है। एक समय आया था, लग रहा था जैसे कि जो सिख हैं, जो मुस्लिम हैं और क्रिश्चियन हैं, वो लामबंद हैं बीजेपी के खिलाफ, और बुद्धिस्ट भी। लेकिन बीजेपी यहां पे एक अटेम्प्ट कर रही है और उसके लिए उसके पास फायदा यह है कि केरल जैसे राज्यों में स्वर उठ रहे थे वक्फ बिल के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तो केरल, पंजाब और कई राज्यों में इसे प्ले में लाया जा सकता है। एक एक करके मैं आपको अब यहां से सुनाता हूं कि ये इशारे हुए कैसे। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब हमारा देश में इतना वक्फ प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में तो आपको बताया, जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। आज पूरा हमारा देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो या देश भर में, आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिस यूज होता था। जब आप वक्त प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्त क्रिएट कर दें। मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोहरास, आगाकानीस, पसमंदा मुस्लिम्स है जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। कोई भी मुसलमान जब वक्त क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुरक्षित करके ही आप वक्त क्रिएट कर सकते हैं।
अब दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपने वोट बैंक को जोड़े रखने की या वोट बैंक कल्टीवेट करने की और बीजेपी के मेजॉरिटी को, जो वोट बैंक है ना, मेजॉरिटी वोट बैंक, उसको तोड़ने की कोशिश की। तो साहब ये ही नहीं कि बाकी बीजेपी या उसके सहयोगी वोट बैंक कल्टीवेट कर रहे थे, विपक्ष के नेता भी बीजेपी के वोट बैंक पे, वक्फ बिल पे बहस करते हुए तोड़ने की कोशिश करते। जी हाँ, ये भी सुनिएगा, ये भी हुआ था। पहले देखिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ पर कम भाषण दिया और कुंभ मेले में हुए हादसों पर वो ज्यादा बोली। यानी अटैक किस पे था? बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पे। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्फ पे भी आ जाओ। आजा, वक्फ पे आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। कुछ नेताओं ने विपक्ष के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल उठाए जिनको मानना पड़ेगा कि उसमें लॉजिक है। जैसे कि गौरव गोगोई ने यह पॉइंट उठाया कि क्या इस कानून के तहत जो एक प्रोविजन है कि वक्फ करने के लिए किसी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो 5 साल से इस्लाम का प्रैक्टिशनर है, क्या वो सही है? क्या किसी आदमी को जिस देश के अंदर मजहब चुनने की या किसी पूजा पद्धति को चुनने की फ्रीडम है, क्या उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिसिंग व्यक्ति है उस रिलीजन का? आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? इसके अलावा कल्याण बैनर्जी जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने भी जबरदस्त भाषण दिया। यानी बड़ी धारा प्रवाह स्पीड से उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने भाषण में कुछ पॉइंट उठाए, जैसे कि सीएजी जैसी संस्था वो कैसे वक्फ के अकाउंट्स का ऑडिट कर सकती है। क्यों? क्योंकि सीएजी एक फिक्स्ड संस्था है साहब, कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड है। वो सिर्फ देश के कंसोलिडेटेड फंड्स, यानी जो भारत सरकार के फंड्स हैं, उसका ऑडिट कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट कंपनी या किसी ट्रस्ट की ऑडिट कर सकती है। तो ये क्लॉज में एक लोच है। The proposed amendment impels center to call for the audit of any waqf board by the CAG. How the CAG can make an audit? CAG can make an audit in a case of consolidated fund. CAG can make an audit in a consolidated fund under the constitution. How CAG can make an audit beyond the consolidated fund? This is absolutely illegal and improper. अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। इन पूरी बहस और अटैक हमले और काउंटर हमलों में एक चीज बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग देखी डिबेट में, लोकसभा में, कि बीजेपी का जो एक पॉइंट था कि उसने जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी वर्सेस वक्फ बोर्ड का जो कोशिश की, उसको लेकर के कांग्रेस जैसी पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पार्टी बैकफुट पे दिखी। क्यों? आप सुनिएगा, गौरव गोगोई जो कांग्रेस के पहले वक्ता थे, विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता थे, जब इस बात पे आए कि उनको किरण रिजिजू ने रिमाइंड कराया था कि केरल में तमाम क्रिश्चियन वर्ग जो हैं वो खिलाफ हैं, तमिलनाडु में एक गांव पे वक्फ को, पुराने मंदिर को वक्फ का मान लिया गया था, इस पर गौरव गोगोई डिफेंसिव में लगे। क्यों? क्योंकि 2026 में चुनाव है केरल में, और केरल में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो क्रिश्चियन वोट बैंक है। तो उस सेंसिटिविटी को देखते हुए वोट बैंक को जुड़ा रखने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस डिफेंसिव दिखी। अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधारना है, हमारी संवेदना है, वो चाहे केरला में मवम की बात हो, संवेदना है हमारी, पर आपके पास भी वो ताकत है। आपने कितने बार इस ताकत को आजमाया? अब पूरे दिन तमाम नेताओं के भाषण मैंने बैठ करके सुने
पक्ष के विपक्ष के सियासी इरादे समझ आ गए। वोट बैंक बड़ी चीज है, सत्ता पाने से ऊपर का मुकाम कोई नहीं है। दिल में धुकधुकी लगी रही कि सीए कानून आया, सरकार ने कहा बड़ा जरूरी है, विपक्ष ने डराया बहुत खतरनाक है। ट्रिपल तलाक कानून आया, सरकार ने कहा मुस्लिम महिलाओं के हक और हुकूक के लिए बेइंतहा जरूरी है। विपक्ष ने और धर्मगुरुओं ने कहा कि मुस्लिम आइडेंटिटी की अस्मिता पर हमला है, बहुत खतरा होगा इससे। एनआरसी पर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया, केंद्र सरकार कहती है कि यहां भी आएगा। विपक्ष खतरे की घंटियां बजा रहा है। ये दो नैरेटिव मजबूत होते जा रहे हैं, मुद्दा कोई भी हो। अब 1 मिनट के लिए पॉज बटन दबाइए, ये सोचिए कि देश के 20 करोड़ के करीब मुसलमान समुदाय के पास चॉइसेस क्या हैं। इन दो नैरेटिव के बीच में से वो कौन से नैरेटिव को एक्सेप्ट करें। फॉर दैट मैटर देश की जो मेजॉरिटी आबादी है वो भी अपने सीने पे हाथ रख के क्या ये आज कह सकती है कि ये जो तमाम कानून बने, सरकार ने कहा कि ट्रायम्फ है उसकी, उससे किसका कितना भला उन्हें दिख गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके परसेप्शन में क्या है, दिख क्या गया है, क्या भला दिख रहा है, क्या भलाई दिख रही है। अब किरण रिजिजू साहब ने जब भाषण अपना खोला तो उस भाषण में उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने लाख प्रॉपर्टी, इतने लाख एकड़ में फैली हुई जमीन के जो है वो वक्फ के पास है। उन्होंने सवाल पूछा कि उसके बावजूद मुसलमान इतने देश के गरीब क्यों हैं। यहां पे एक बात उठती है साहब कि अगर कोई कहता है कि ये ज़मीनें वक्फ की मुस्लिम्स की हैं, मुसलमानों की हैं, और नया वक्फ कानून वो छीन लेगा, तो सवाल ये आता है कि साहब वो इतने गरीब क्यों थे। लेकिन मैं उसका एक काउंटर सवाल पूछता हूं कि अगर ये विधान बदल जाएगा, ये कानून आ जाएगा, तो क्या मुसलमानों की हालत, उनकी मुफलिसी, उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि देश में तमाम बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं जिनमें अरबों रुपया हर साल आता है चंदे के रूप में। उनका कंट्रोल तो या तो सरकारों के पास है या उसमें नेता शरीक हैं। तो क्या उससे हिंदू समाज की गरीबी खत्म हो चुकी है? ये सवाल आप जवाब दीजिएगा। अब बोलते सब हैं मगर कोई नहीं चाहता साहब कि आप सब एक हो जाएं, आप सब एक दूसरे से सशंकित रहें, पोलराइज रहें। उसमें यह सोचिए कि फायदा किसका है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस पर कुछ विचार, कुछ सलाह आप हमें वक्फ कर दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।